ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम हरियाणा में सामान्य वर्ग और 5 जातियों को दिए आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले रोशन लाल जी ये कह रहे थे कि हरियाणा में जाट काफ़ी सशक्त है, उन्हें आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। बिश्नोई जी, आपका इस पर प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। बिश्नोई जी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? शायद उनसे फ़ोन पर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। रोशन लाल जी, आप बता सकते क्या कुछ और विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि आप शिक्षा में कुछ ऐसे प्रावधान करें, मुफ्त शिक्षा का आगे तक जाकर, ताकि जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब है जो, वो आगे आ सके और आरक्षण की ज़रूरत ही ना रहे। उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। शिक्षा में जैसे सुविधाएं दी जाए, सहूलतें दी जाएं, ताकि आगे आकर वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। बहुत आपने सही कहा कि शिक्षा ही एक आधार है, वही पांव है आगे की तरक्की का। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे हरियाणा में शिक्षा बहुत खतरनाक स्थिति में है जी। क्योंकि उसमें सरकार ही दोषी नहीं है, उसमें माता पिता भी दोषी हैं। क्योंकि माता पिता अध्यापक के पास जाके तुरंत झगड़ा करते हैं कि हमारे बच्चे को होमवर्क के लिए क्यों कहा। और सरकार ने भी सख्त आदेश दिए हुए हैं कि आपने जो भी अगली क्लास में प्रमोट करना है, किसी को कुछ नहीं कहना। और बच्चे, लड़के और लड़कियां भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार और समाज, इस मोर्चे पे सबको इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा और तब शिक्षा आ सकती है। ये किसी एक के बस की बात नहीं है शिक्षा। बिश्नोई जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बिश्नोई जी, रोशन लाल जी का ये कहना है कि जाट वर्ग तो बड़ा सशक्त है हरियाणा में, फिर क्यों उन्हें आरक्षण देने का फैसला लिया गया? रोशन लाल जी, ऐसा है कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दी है, किसी के दबाव में नहीं दी है जी। जिसके जो कमीशन था वो हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस केसी गुप्ता जी थे, और हमने क्वांटिफिएबल डेटा जो था उसको कलेक्ट करके उसके आधार पे दिया गया है। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी का या 2010 में जो आपने केस की बात की, तो हमने इससे पहले राजस्थान में 54% आरक्षण दिया जा चुका है, जो कि वहां चैलेंज हुआ। और चैलेंज होने के बाद उन्होंने कहा कि भी क्वांटिफी डेटा जो है वो कलेक्ट करो। तो हमने सारे कमीशन की रिपोर्ट पढ़ के और जो उचित और न्याय संगत था उस हिसाब से दिया गया है आरक्षण, रिकमेंड करके हमने भेजा है आरक्षण को न्याय संगत बता रहे जी। नहीं, बिश्नोई जी की राय में क्या जाट सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं हरियाणा में? एक शब्द ऐसा है, सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े जाट, आप ये कहना चाहते हैं? अगर एक सेकंड, उसमें ऐसा है जी 100% आज जाटों में ले लो, बिश्नोइयों में ले लो, रोड़ों में ले लो, कुछ ही लोग हैं, कुछ ही जात फैमिलियां हैं जो 5% सर्वाइव करे, उनमें 80% तो बैकवर्ड है जी। हेलो रोशन लाल, उसमें 80% तो बैकवर्ड है मैडम जी। जी रोशन लाल जी को कहो बिल्कुल, वो आपने बहुत सही कहा दे रहे हैं बिश्नोई जी। मैंने आरटीआई से सरकारी आंकड़े लिए, हरियाणा पुलिस में 80% अधिकारी कर्मचारी जाट जाति से हैं। तो ये कैसे संभव हो गया कि 80% नौकरी में चले गए वो? और बाकी भी आप आंकड़े ले लीजिए कि इनकी। रोशन लाल जी, एक बात बताएं, जहाँ जिस एरिया में ही जाट हो, और यहाँ जाटों की आबादी 26% है, लगभग 26% है पॉपुलेशन जाटों की हरियाणा में। जहाँ शेड्यूल कास्ट है तो वहां शेड्यूल कास्ट के एमएलए बनेंगे। ठीक है, नहीं, एमएलए बनने पे तो वो जनता का अधिकार है, लेकिन नौकरी देने पे जो अधिकार सरकार का है, उसमें इतनी बड़ी नौकरी क्यों दी गई? यहाँ बात नौकरी की हो रही है। नहीं मैडम, जो दी गई है उनकी क्वालिफिकेशन थी, उनका जो इंटरव्यू में पास किया है, जो मैं इसका कमीशन का मेंबर भी रहा हूँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मेंबर भी रहा हूँ मैं जी। जो एलिजिबिलिटी थी, जो फुलफिल किया, मेरिटोरियस पर्सन को हमने लिया जी। अच्छा बिश्नोई जी, शर्तें भी काफी कड़ी हैं जो जिसमें आरक्षण मिलता है। अगर 10% आरक्षण आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को दिया जा रहा है, काफी कड़ी शर्तें। 2.5 लाख से कम जो है आमदनी होनी चाहिए। हालांकि जो आमदनी प्रति व्यक्ति आय बताई जाती है वो 1,09,000 के करीब है, तो इसमें तो बहुत कम लोग शामिल हो पाएंगे इस दायरे में। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। इसमें जो हमने दिया है परिवार की, फैमिली का बोला है
1,09,000 उसका है, तो हमने उसका डबल करके उस हिसाब से रिकमेंड करके हमने हमारा क्राइटेरिया बना के वो हमने उसको रिपोर्ट दे दी आपके कैबिनेट को, जो कमेटी बनी हुई थी कैबिनेट की, उसको रिकमेंड करके हमने भेज दिया। जी ठीक है जी ठीक है। अजय जी, अब ये तो यही कह रहे हैं कि पॉसिबल है, तो हम उसमें नहीं जाते कि पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि अगर सरकार दे रही है आरक्षण तो कुछ ना कुछ तो उनके पास ऐसे ही कुछ ना कुछ उनके पास हैं विकल्प कि वो उस आधार पर आरक्षण दे रही है। अब बात यह है कि कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, क्या वाकई जब 2.5 लाख इनकम है कितने लोग इसके दायरे में आ पाएंगे, और क्या इसमें फर्जीवाड़ा होने की संभावना नहीं रहती? देखिए, मैं समझता हूं कि आप आरक्षण की नीति को देखिए। जब हिंदुस्तान का संविधान बना था, जिस समय ये आरक्षण का मुद्दा आया था जी। उन्होंने बिल्कुल ठीक करा, जो संविधान जिन्होंने बनाया बाबा भीमराव अंबेडकर ने, कि जो लोग पिछड़ गए हैं उनको आगे लाना चाहिए जी। लेकिन 1950 से लेके अब तक हम 2013 में आ गए हैं। आज भी ये झगड़ा चल रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग है या जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो ऊपर नहीं आ पाए हैं, आरक्षण के बावजूद वो कितना आगे आ पाए हैं। और जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमें तो जगह ही नहीं मिल रही, क्योंकि रिजर्वेशन के अंदर 50% ज्यादा चला गया, तो हमें मेरिट में नहीं आने को स्पेस मिल रही। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 60 साल के अंदर भी जो हम चाहते थे, अगर हम अपने अब दिली तौर पर देखें तो हम उस चीज को इस आरक्षण की नीति के तहत प्राप्त कर नहीं पाए हैं। चाहे वो बिश्नोई जी हों, चाहे रोशन लाल आर्या जी हों, चाहे प्रोफेसर साहब हों, चाहे आप हो, चाहे जनता हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, पिछड़ा वर्ग आज भी है, पिछड़ी जाति के लोग आज भी हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग आज भी हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी आरक्षण की नीति है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ खामी है, जिससे हमारा संविधान जो लाना चाहता था देश के अंदर, उस चीज को हम 60 साल के अंदर प्राप्त नहीं कर पाए हैं। कारण कुछ भी रहे हों, जैसे रोशन लाल आर्या जी ने कहा कि हरियाणा में चुनाव का माहौल आ गया है। हो सकता है हरियाणा सरकार ने चुनाव के मद्देनजर रखते ऐसा किया हो, मैं उस बात से इनकार नहीं करता, पर मेरा कहने का मतलब है कि इतना सब कुछ होने के बाद हम जो चीज प्राप्त करना चाहते थे, जो हमारे जिन लोगों ने स्वतंत्रता ली उनका सपना था, वो इस आरक्षण नीति के तहत हम प्राप्त नहीं कर पाए। जिन वजहों से आरक्षण दिया गया था वो वजह अभी भी वही बनी हुई हैं, उसमें कुछ उसमें सुधार नहीं हो पाया। प्रोफेसर शर्मा, आप एक सेकंड में कुछ बात करूं बीच में? बिल्कुल। अभी बिश्नोई जी ने कहा कि वो सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर भी थे और सब चीज मेरिट के आधार पे होती है। एक बिटिया यमुनानगर जिले की शीना अग्रवाल, डॉक्टर शीना, वो HCS की परीक्षा में फेल हो गई, उसकी मेरिट नहीं थी, हरियाणा में HCS सेलेक्ट नहीं हो सकी, वो पूरे भारत के अंदर IAS में फर्स्ट आई, वो पूरी इंडिया में। तो जो मेरिट बचती है हरियाणा में सिर्फ रोहतक जिले में बचती है। आज 80% नौकरियां रोहतक जिलों को मिल रही है। हरियाणा का पूरा हरियाणा रो रहा है, पूरी हरियाणा की सड़कें टूटी पड़ी हैं, पूरे हरियाणा के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ रोहतक जिले में है। और बिश्नोई जी को भी तो बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। जी बिल्कुल, वो बोलना चाहते, कुछ हम सुनते वो क्या कहना चाहते हैं। केवल मात्र 2 जिले हैं, रोहतक और सोनीपत झज्जर, बस इनके अलावा कोई मेरिट नहीं किसी की है। जी बिश्नोई जी, ऐसा कुछ है? नहीं मैडम, ऐसा कोई नहीं है। हिसार जिला ले लो आप आदमपुर हल्का ले लो, आप फतेहाबाद हल्का ले लो। हिसार हल्के में कम से कम 5,000 लड़के नौकरी लगे हुए हैं। वो जब भजनलाल जी थे तब के, अब नहीं, पिछले 9 साल में लगे। अभी 2000 जब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने 2005 से आज तक टिल टुडे तक का, इसके लिए मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ। चलिए, आंकड़े मिल जाएंगे। रोशनलाल जी वो ये कह रहे हैं, मैं तो RTI से ले चुका हूँ उसी सरकार के आंकड़े, उसमें 80% नौकरियां जाटों को मिलेगी। ऐसा है, आपके पास हो सकते हैं गलत आंकड़े, जो आप 2 हल्के की बात करते हैं। मेरे पास तो हरियाणा गवर्नमेंट की है। इन आंकड़ों पर भी हम कभी चर्चा करेंगे, किसको कहाँ कितनी नौकरियां मिली। लेकिन फिलहाल यहाँ आरक्षण की बात हम कर रहे हैं। प्रोफेसर शर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक तो शर्तें कड़ी बनाई हैं, वो तो कितने लोग दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे, फर्जीवाड़े की भी आशंका हो सकती है, लोग गलत सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और बात वही जैसे अजय जी कह रहे हैं कि जिन वजहों को लेकर आरक्षण दिया गया था वो वजह अभी भी पूरी नहीं हो पा रही, तो क्या होना चाहिए? पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये कहना बहुत सही नहीं होगा कि आरक्षण की नीति से लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ है। जिन जातियों के लिए आरक्षण की नीति रखी गई है, जिन पिछड़े वर्गों के लिए रखी गई है। मैं एक मिनट क्लैरिफाई कर दूं, मैंने ये नहीं कहा हो नहीं पाया। हम जो प्राप्त करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, जितना होना चाहिए था। मैंने ये नहीं कहा कोई फायदा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं जितना चाहिए था वो नहीं हो पाया। नहीं, अब ये
कौन तय करेगा कि कितना चाहिए था? वो इसलिए क्योंकि लोग अभी भी रिजर्वेशन मांग रहे हैं। अभी सुधरी नहीं है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने ये बात साफ तौर से जाहिर की है कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी एक मिडिल क्लास जनरेट हुई है, ठीक है, एक मध्यम वर्ग पनपा है उसमें है। और आज आप देखिए सारे क्षेत्रों में उनका बोलबाला हो रहा है। तो ये शायद तथ्यों के खिलाफ बात है कहना कि फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ है, बात अलग है। बात असली सवाल ये है कि कब तक इस आरक्षण की नीति चलाएंगे। हम ये नहीं मानते कि फायदा नहीं हुआ है, अगर आप ये कहेंगे तब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है, इसको चलाया जाइए आप नीति को। परिवर्तन जरूरी है, कुछ चेंजेस होने चाहिए, परिवर्तन आए हैं, बदलाव होना चाहिए, उसमें लाभ हुआ है, परिवर्तन आए हैं, मध्यम वर्ग पैदा हुआ है और अब वो वक्त आ गया है जब इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और शुक्रिया बिश्नोई जी फोन लाइन पर हमसे जुड़ने के लिए। आरक्षण एक पेचीदा मसला रहा है और जिस तरह का माहौल है उस लिहाज से पेचीदा ही रहेगा। किसे आरक्षण मिले और किसे नहीं, आधार क्या हो और क्या इसे खत्म ही कर देना चाहिए, ये सब बहस के मुद्दे हैं। इसलिए इस मसले पर राष्ट्रव्यापी चिंतन की जरूरत है। इसी के साथ आज का प्राइम डिबेट हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार।